मैं डॉक्टर उषा रानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। आज हम BA तृतीय वर्ष विषय संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रमानुसार भारतीय दर्शन के सिद्धांत पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज का विषय रहेगा भारतीय दर्शन में सांख्य एवं उसके सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम सांख्य के अनुसार सृष्टि के क्रम के विषय में विचार करेंगे। सर्वप्रथम जगत की सृष्टि या विकास ये किस तरह से हुआ, इसके बारे में बताते हैं। जगत की सृष्टि या विकास प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। सांख्य मत के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। जब प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आती है तभी संसार की उत्पत्ति होती है। प्रकृति और पुरुष का संयोग उस तरह का साधारण संयोग नहीं है जो दो भौतिक द्रव्यों में जैसे रथ और घोड़े में होता है। यह एक विलक्षण प्रकार का संबंध है। प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव वैसा ही पड़ता है जैसा विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर। जब तक दोनों का किसी तरह संबंध नहीं होता तब तक संसार की सृष्टि नहीं हो सकती। अकेला पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह निष्क्रिय है। इसी तरह अकेली प्रकृति सृष्टि नहीं कर सकती क्योंकि वह जड़ है। प्रकृति की क्रिया पुरुष के चैतन्य से निरूपित होती है, तभी सृष्टि का उद्गम होता है। अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों के सहकार से ही विषय जगत की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रश्न उठता है, प्रकृति और पुरुष तो एक दूसरे से भिन्न और विरुद्ध धर्मक हैं, तब फिर उनका पारस्परिक सहयोग कैसे संभव है? इसके उत्तर में सांख्य कहते हैं, जिस प्रकार एक अंधा और लंगड़ा ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता से जंगल पार कर सकते हैं, उसी प्रकार जड़ प्रकृति और निष्क्रिय पुरुष ये दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहायता से अपना कार्य संपादित कर सकते हैं। प्रकृति दर्शनार्थ ज्ञात होने के लिए पुरुष की अपेक्षा रखती है और पुरुष कैवल्यार्थ अपना स्वरूप पहचानने के लिए प्रकृति की सहायता लेता है। गुण शोभ। सृष्टि के पूर्व तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने से गुणों की साम्यावस्था में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुणक्षोभ कहते हैं। पहले रजोगुण जो स्वभावतः क्रियात्मक है, परिवर्तनशील होता है, तब उसके कारण और गुणों में भी स्पंदन होने लगता है। परिणाम स्वरूप प्रकृति में एक भीषण आंदोलन उठ जाता है, जिसमें प्रत्येक गुण दूसरे गुणों पर आधिपत्य जमाना चाहता है। क्रमशः तीनों गुणों का पृथक्करण और संयोजन होता है और न्यूनाधिक अनुपातों में उनके संयोगों के फलस्वरूप नाना प्रकार के सांसारिक विषय उत्पन्न होते हैं। सृष्टि का क्रम। अब सांख्य के अनुसार सृष्टि का क्रम क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है परीक्षा की दृष्टि से। सांख्य के अनुसार सृष्टि का क्रम। सृष्टि का क्रम सांख्य मतानुसार सृष्टि का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले महत या बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। यह प्रकृति का प्रथम विकार है। बाह्य जगत की दृष्टि से यह विराट बीज स्वरूप है, अतएव महतत्व कहलाता है। आभ्यंतरिक दृष्टि से यह वह बुद्धि है जो जीवों में विद्यमान रहती है। बुद्धि के विशेष कार्य हैं निश्चय और अवधारणा। बुद्धि के द्वारा ही ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों का भेद विदित होता है।
बुद्धि के द्वारा ही हम किसी विषय के संबंध में निर्णय करते हैं। सत्व गुण के आधिक्य से बुद्धि का उदय होता है। बुद्धि का स्वाभाविक धर्म है स्वतः अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को प्रकाशित करना। यद्यपि रज और तम की अपेक्षा बुद्धि में सत्व का ही आधिक्य सदा रहता है, तथापि उस तत्व के परिणाम में तथा गुणों के परिमाण में न्यूनाधिक्य होता है। जब बुद्धि में सत्व की अधिक वृद्धि होती है तब यह उस सात्विक बुद्धि के फल होते हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। परंतु जब तमस का परिमाण अधिक बढ़ जाता है तब उस तामसिक बुद्धि में अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और अशक्ति की उत्पत्ति होती है। बुद्धि का स्वरूप क्या है? सर्वप्रथम उसे बताते हैं। बुद्धि पुरुष या आत्मा से भिन्न है, क्योंकि पुरुष या आत्मा समस्त भौतिक द्रव्यों और गुणों से परे है। परंतु भिन्न भिन्न जीवात्माओं में जो ज्ञानादिक व्यापार होते हैं उनका आधार यही बुद्धि है। इसमें सत्व अधिक होने के कारण आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित कर उससे स्वयं प्रकाशयुक्त हो जाती है। इंद्रियों और मन का व्यापार बुद्धि के निमित्त होता है। बुद्धि का व्यापार आत्मा के लिए होता है। बुद्धि की सहायता से पुरुष अपना और प्रकृति का भेद समझकर अपने यथार्थ स्वरूप की विवेचना कर सकता है। प्रकृति का दूसरा विकार है अहंकार। अहंकार का क्या स्वरूप है? यह मैं तत्व का परिणाम है। बुद्धि का मैं और मेरा यह अभिमान का भाव ही अहंकार है। इसी अहंकार के कारण पुरुष मिथ्या भ्रम में पड़कर अपने को कर्ता अर्थात काम करने वाला, कामी इच्छा करने वाला और स्वामी वस्तुओं का अधिकारी समझने लगता है। पहले हमें इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रत्यक्ष होता है, तब मन उन पर विचार करता है और उनका स्वरूप निर्धारित करता है। अर्थात यह विषय अमुक प्रकार का है, फिर हम उन विषयों का आत्मसात करते हैं, अर्थात यह समझने लगते हैं कि यह विषय मेरा या मेरे लिए है, और इस तरह विषय का अपने साथ संबंध जुड़ जाता है। यही अपने संबंध में मैं, अहम और विषयों के संबंध में मेरा, मम का भाव अहंकार है। इस तरह जब अहंकार के कारण सांसारिक विषयों में अपनी प्रवृत्ति हो जाती है तब हम नाना प्रकार के व्यवहारों में संलग्न हो जाते हैं। बर्तन गढ़ने से पूर्व कुम्हार के मन में यह संकल्प उठता है, अच्छा मैं बर्तन बनाऊं, तब यह उस कार्य में लग जाता है। यही अहंकार का भाव हमारे सभी सांसारिक व्यवहारों की जड़ है। अहंकार के प्रभेद। अहंकार 3 प्रकार का माना जाता है। सात्विक या वैकारिक, जिसमें सत्वगुण की आपेक्षिक प्रधानता होती है। राजस या तेजस, जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तामस या भूतादि, जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार सात्विक और तामस दोनों अहंकारों का सहायक होता है और उन्हें वह शक्ति प्रदान करता है, जिससे सात्विक और तामस विकार उत्पन्न होते हैं। आज का गृह कार्य है, सांख्य के अनुसार सृष्टि के क्रम
की व्याख्या कीजिए। आगे हम इसी विषय को निरंतर रखेंगे, जिसमें इंद्रिय और महाभूत के बारे में चर्चा की जाएगी।